आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब रोमन साम्राज्य का सुनहरा दौर था, आसपास के सभी इलाकों पर उनका राज था। यहाँ तक कि वो यूरोप के ऐसे इलाकों तक भी पहुंच चुके थे जिसे जीतना बहुत मुश्किल था। बर्तानिया के कुछ कबीलों पर भी इनका राज था, क्योंकि वो अपनी तबाही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोमन्स का ही साथ दिया था। मगर रोमन ज्यादा दयावान नहीं थे, इसलिए कुछ न कुछ बुरा वो इन कबीलों वालों से कर ही देते। इनके जुल्म और सितम से तंग आकर इसी ने कबीले की महारानी इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई। आसपास के कुछ कबीलों को उसने अपने साथ मिला लिया, एक मजबूत सेना बनाई और रोमन्स का सामना किया। उन कबीले वालों ने उस औरत को बौद्धिका का नाम दिया था और वो उसे अपनी दीवी मानते थे। और आज की कहानी उसी बौद्धिका नामी औरत और उस जमाने में हुए जंगों पर बेस्ड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत होती है 60 ईस्वी से। हमें रोमन सेना दिखाई जाती है जो बर्तानिया के मोना नामी आइलैंड पर आती है। इसी आइलैंड पर ड्रॉइड नामी कबीला रहता था। 300 लोगों ने रोमन्स के सामने समर्पण किया था, मगर उनका अपने एक धर्म पर विश्वास था और रोमन्स को ये सब नहीं पसंद था, क्योंकि ड्रॉइड कबीले में एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन दीवी उनकी मदद के लिए आएगी जो उन्हें रोमन से निजात दिलाएगी। खैर, रोमन्स उन 300 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। कुछ दिन बाद हमें रोम में दिखाया जाता है कि सेनापति पॉलिनस उस समय के रोमन राजा नेरो के पास आता है, बताता है कि ड्रॉइड कबीले को खत्म कर दिया गया है, मगर उनके अलावा भी बहुत से लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि एक दिन दीवी उनकी मदद के लिए आएगी। तो नेरो ये आदेश देता है कि यूरोप में अगर कोई भी औरत राज संभालने का दावा करे तो उसे खत्म कर दिया जाए। राजा को भविष्यवाणी से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कोई औरत एक सेना बनाकर उसे हरा दे। इसके बाद हमें बर्तानिया की इसीनी नामी कबीला दिखाया जाता है। ये कबीला शांति से रहता था, यहाँ तक कि इन्होंने रोमन से हाथ भी मिला लिया था ताकि वो इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। हाँ, बदले में इन्हें कुछ देना पड़ता, जैसे पैसे, खाना वगैरह, मगर बाकी ये शांति से रहते थे। इस कबीले के राजा का नाम प्रेसेटगस था और उसकी वफादार पत्नी जो कि रानी थी, असल में वही बौद्धिका है, मगर ये नाम उसे बाद में दिया जाता है। इन दोनों की 2 बेटियां थी जिनसे ये बहुत प्यार करते थे। एक सुबह राजा के पास उसका सलाहकार आकर बताता है कि रोम वाले एक नए प्रोक्योरेटर को भेज रहे हैं जिसका नाम कैटस है और वो बर्तानिया के इन कबीलों को पसंद नहीं करता। मतलब कि अब वो जो भी कहेगा इन लोगों को उसकी बातें माननी पड़ेगी। राजा इस मामले पर गौर करता है। रानी अपनी बच्चियों को लेकर मार्केट चली गई। रास्ते में उन्हें पेड़ से लटकी कुछ लाशें नजर आई जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। रानी अपने बच्चों को समझाती है कि जरूर इन लोगों ने कोई बुरा काम किया होगा, इसलिए इन्हें सजा मिली। मगर रानी की नौकर बताती है कि नहीं, असल में ये ईसाई है इसलिए इन्हें सजा हुई। रोमन्स ईसाइयों से नफरत करते हैं। ये जानकर रानी को बहुत बुरा लगता है। जब ये लोग मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने, वहाँ पर दूसरे कबीले के कुछ योद्धा थे। उन्हीं में से एक औरत रानी के सामने झुक जाती है। वो उसे बौद्धिका पुकारती है, मतलब वही दीवी जो एक दिन रोमन से छुटकारा दिलाएगी। बाकी योद्धा भी उसके सामने झुक जाते हैं। हाँ, ये सब एक रोमन देख लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो रानी का अपमान करने लगा। रानी भी इस बात से इनकार कर रही थी कि मैं इन लोगों को नहीं जानती, ना ही मैं कोई दीवी हूँ। तभी कार्डिमेंडा नामी औरत उस रोमन का हाथ काट देती है और फिर सर। रानी और उसकी बेटियां ये सब देखकर काफी घबरा गए। कबीले के वो लोग वहां से निकल जाते हैं और रानी अपने बच्चों को लिए घर वापस आ गई। राजा को इस बात का पता चलता है। उसने रोमन्स के साथ समझौता कर लिया था, मगर बदले में उसे रोमन्स की ये शर्त भी माननी पड़ी कि अब उसकी पत्नी और बेटियां 1 साल के लिए मार्केट नहीं जा सकते। रानी पूछती है कि आखिर वो लोग मुझे बौद्धिका क्यों पुकार रहे थे, तो राजा उसे बताता है कि शायद तुम्हारे पूर्वजों की वजह से। असल में रानी जिस कबीले से थी, मतलब उसके पिता दादा, वो बहुत ही खतरनाक कबीला था। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। अगले दिन रानी अपने बच्चों के साथ तलवारबाजी कर रही थी, जिसमें वो इतनी अच्छी नहीं थी। खैर, केरन को किसी काम के सिलसिले में जाना था। रानी राजा से कहती है कि इसका बर्ताव बड़ा अजीब सा है। असल में उसने अपने पूरे परिवार को एक युद्ध में खो दिया था।
शाम को रानी अपने इतिहास के बारे में पूछती है। मजबूरन राजा को सब बताना पड़ा। वो एक तलवार निकालता है, एक पुरानी ड्रॉइड तलवार जिसमें जादुई शक्ति आबी थी। राजा बताता है कि जब मैंने तुमसे शादी की तब तुम्हारे पिता ने मुझे ये दी थी। अपने इतिहास के बारे में जानकर रानी को काफी हैरानी हुई। वो उस तलवार को हाथ में लेती है और अजीब बात ये थी कि वो तलवार अपना रंग बदल रही थी। अगली सुबह रोम का प्रोक्यूरेटर केटस इस कबीले में आता है। वो अपना हाथ राजा के सामने करता है ताकि वो उसकी अंगूठी चूमे। असल में वो साबित करना चाहता था कि ये लोग कुछ नहीं। खैर, राजा और रानी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे और उसके लोगों को खाना पेश करते हैं। मगर केटस कई बार उनके और उनके लोगों का अपमान करता है। मगर राजा और रानी मजबूर थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। उनके जाने के बाद राजा अपने लोगों से कहता है कि हमें इनके सामने अच्छे से पेश आना होगा। ये आदमी खतरनाक है, ये हमें खत्म कर सकता है। मगर साथ ही वो ये भी दिखाना चाहता था कि ये इलाका इतना भी सुरक्षित नहीं। वो केरन से कहता है कि कुछ योद्धाओं को इकट्ठा करो, आज रात हम कुछ रोमन्स को मार देंगे, जिससे केटस को यकीन हो जाए कि यहाँ रहना इतना भी आसान नहीं। रात को राजा अपने कुछ साथियों को लेकर हमला करने जाता है। सुबह होती है तो केरन लौट आया, मगर राजा नहीं। जब वो रानी को ये बुरी खबर सुनाता है कि कल रात वाले हमले में राजा मारे गए तो उसका दिल टूट जाता है। वो केरन पर भड़क जाती है, गुस्सा करती है कि तुम अपने राजा की सुरक्षा नहीं कर सके, ये सारी गलती तुम्हारी है। केरन निराश होकर चला जाता है। अब चूंकि कबीले का कोई राजा नहीं था तो रानी कमान संभालती है। केरन इस सबसे खुश नहीं लग रहा था और फिर उसी रस्म में केटस अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। वो रानी से कहता है कि रोमन राजा नेरो के आदेश पर कोई भी औरत राज नहीं कर सकती। तुमने मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की, इसलिए तुम्हारी सारी जमीन सजा के तौर पर रोमन साम्राज्य की हुई। तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को गुलाम बना दिया जाएगा, मगर इससे पहले तुम्हें सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे। इस सब से रानी बहुत घबरा गई, मगर रोमन सैनिक उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसे पेड़ से लटका दिया जाता है, उसे कोड़े मारे जाते हैं और अंत में उस पर गुलामी का एक निशान लगा दिया जाता है। कबीले वाले अपने रानी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। केटस ये भी बताता है कि असल में तुम्हारे राजा के उस हमले के बारे में हमें केरन यानी कि तुम्हारे ही साथी ने बता दिया था। हमने उसे मार दिया। शाम को जब रानी को कैद किया गया था तो कार्डिमांडा नामी वो योद्धा और उसके साथी चुपके से वहां हमला करते हैं, कुछ रोमन सैनिकों को मार देते हैं और रानी को अपने साथ ले जाते हैं। रानी बहुत जख्मी थी, इसलिए वो लोग उसका इलाज करते हैं। होश में आने पर रानी अपने बच्चियों का पूछती है। उसे बताया जाता है कि वो अब नहीं रहे, मगर रानी को तेज बुखार था, इसलिए वो इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां अंदर आती है। वो उससे बात करती है। सजा के दौरान रानी के कुछ दांतों को तोड़ दिया गया था, इसलिए कार्डिमांडा उसे नकली दांत लगा देती है। कुछ दिन बाद जब रानी ठीक हो गई, वो टेंट से बाहर आती है। अपने बच्चों को देखती है जो तलवारबाजी सीख रहे थे और कबीले के कुछ और लोग भी ट्रेनिंग में लगे थे। असल में रानी के दोनों बेटियों को मार दिया गया है। रानी अब उन्हें हेल्यूसिनेट कर रही है, मगर ये बात उसे बाद में समझ आती है। खैर, उसकी बेटियां बताती है कि यहाँ के लोग अब उसे अपना लीडर मान रहे हैं क्योंकि वो रोमन्स के खिलाफ एक युद्ध करेगी। वो खुद भी यही चाहती थी क्योंकि उसे रोमन से नफरत थी। वो चूंकि योद्धा नहीं थी, इसलिए वो लड़ना सीख रही थी। कार्डिमांडा उसे वो बौद्धिका तलवार दे दी है जिसे रानी पहले भी देख चुकी थी। खैर, तभी पास के कबीले से कुछ सैनिक और उनका मुखिया वुल्फगार आता है, मगर रानी को देख करके उसे ठीक से लड़ना भी नहीं आता। वो उसका मजाक उड़ाने लगा। कहता है कि मैं ऐसे इंसान के पीछे नहीं जाऊंगा जो खुद लड़ना ना जानता हो। यहाँ तक कि वो उसकी तलवार का भी मजाक उड़ाता है। वो उसे मोड़कर एक तालाब में फेंक देता है। रानी, जिसका नाम अब बौद्धिका था, वो तालाब में कूद जाती है। बाकी सबको लगा शायद वो मर जाए, मगर उसी तलवार को लिए वो वापस से बाहर आई। सभी इस बात से हैरान थे कि वो तलवार खुद ब खुद ही ठीक हो गई। ये उनके लिए एक संकेत था। सभी उसके सामने झुक जाते हैं। रात को एक रस्म थी जिसमें आसपास के सभी कबीलों ने उसे अपना मुखिया चुना। वो एक भाषण देती है कि हम रोमन्स को अपने वतन से निकाल देंगे। 2 दिनों में एक रोमन टुकड़ी यहाँ से गुजरने वाली थी। बौद्धिका उस पर हमला करने की सलाह देती है, मगर वुल्फगार समझाता है कि शायद हमें छोटी टुकड़ियों पर हमला करना चाहिए। तुम जिनकी बात कर रहे हो वो तादाद में बहुत ज्यादा है, शायद हम सभी मारे जाए। मगर तभी बौद्धिका के हाथ में वो तलवार उड़ते हुए आती है।
जिसे सभी देख लेते हैं और जिन्हें शक था बौद्धिका पर, वो भी अब उसे अपनी दीवी मानने लगे। मगर वुल्फगार कहता है कि मैं अपने लोगों को मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। इस बार बौद्धिका कहती है कि फिर मैं अकेले ही लड़ूंगी। अगले दिन बौद्धिका अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में थी, जहां वो रोमन सैनिकों पर हमला करने वाली थी। उसे अब भी अपने दोनों बच्चियां नजर आ रही थी। उसे पता था कि वो मारी जाएगी, मगर वुल्फगार अपना इरादा बदल देता है और उसकी मदद के लिए अपने योद्धा ले आता है। 2 दिन बाद जब रोमन सेना की टुकड़ी इस जंगल से गुजर रही थी तो बौद्धिका उनके सामने आती है। केरन, जो कि अब एक रोमन सैनिक था, वो आगे आता है। पहले तो वो अपनी रानी को पहचान ही नहीं पाता। बौद्धिका उसे कहती है कि जाओ और अपने मालिक को बुला लाओ। केटस सामने आता है तो बौद्धिका उसे याद दिलाती है कि वो कौन है। तभी उसके हाथ में वो तलवार आ जाती है और पलक झपकते ही वो केटस को मार देती है। अचानक से उसकी सेना भी रोमन्स पर टूट पड़ी। एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। बौद्धिका पहले कभी युद्ध नहीं लड़ी थी, मगर वो पीछे नहीं हटती, अपने दुश्मनों का सामना करती है। सभी रोमन्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अंत में बौद्धिका अपने हाथों से केरन यानी कि उस गद्दार को मार देती है। उस समय आकर वो बार बार उसके सीने में तलवार घुसा रही थी, इसलिए वुल्फगार उसे शांत करता है, इससे पहले कि वो पागल हो जाती। सभी रोमन्स के सर बालों पर लटका दिए जाते हैं और उनका सारा सामान भी लूट लिया जाता है। शाम को ये ड्रॉइड कबीले में आते हैं, जहां बौद्धिका को बताया जाता है कि अभी तक वो योद्धा नहीं बनी जब तक वो अपने दुश्मन का खून ना पी ले। एक रस्म होती है जिसमें वो केटस का खून पी लेती है। वुल्फगार उसे सीड्यूस करने की भी कोशिश करता है, मगर बौद्धिका मना कर देती है कि वो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। फिर उसी कबीले की एक बुजुर्ग औरत बौद्धिका को जिंदगी का मतलब समझाती है और ये भी कि उसकी दोनों बच्चियां मर गई है। जब उसे अपनी बेटियां नजर आती है तो असल में ये सिर्फ उसके दिमाग में है। वो उसे समझाती है कि उनकी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वो मानने को तैयार नहीं थी, मगर जब वो सब याद करने लगी, अपने परिवार के साथ बिताए अच्छे पल, तो वो समझने लगी। अगली सुबह वो बाहर आती है। वुल्फगार से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटियां नजर आ रही है। वो समझाता है कि बस ख्यालों में। सच जानकर वो बहुत रोती है, यहाँ तक के बीमार हो जाती है। कुछ दिन वो बिस्तर पर पड़ी रही। अभी भी उसे अपने बच्चे नजर आते। वो जानती थी कि ये सच नहीं है, मगर वो खुश थी कि चलो वो उसके साथ है। कबीले की उस औरत ने बताया था कि बौद्धिका की किस्मत में मौत लिखी है, मगर उससे पहले वो एक सेना की अगुवाई करेगी। कुछ हफ्ते बाद बौद्धिका एक बड़ी सेना लिए कैमेलो नामी शहर पर हमला करने आती है। असल में इस शहर पर पहले रोमन्स ने कब्जा किया। उन्होंने यहाँ के आम लोगों को मार दिया और अब यहाँ सिर्फ रोम के खास सैनिक ही रहते हैं। बौद्धिका और उसके लोग शहर पर एक घातक हमला करते हैं और रोमन्स को चुन चुन के मारते हैं। थोड़े ही समय में ये जंग जीत भी जाते हैं। सभी के सर अलग कर दिए गए, कीमती सामान लूट लिया गया और अंत में शहर को आग लगा दी जाती है। बौद्धिका ऐलान करती है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन जब बौद्धिका की सेना ने जंगल में पड़ाव डाला था तो वो देखती है कि नए योद्धा खुद पर एक निशान लगा रहे हैं। असल में ये गुलामी की निशानी थी। बौद्धिका वुल्फगार से पूछती है कि क्या इन्हें इस बारे में नहीं पता, तो वुल्फगार बताता है कि हम में से कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता और इनके लिए इस निशान का मतलब ये है कि अब से ये आपके लिए लड़ेंगे। असल में ये निशान रोमन्स ने बौद्धिका के चेहरे पर बनाया था। कुछ दिन बाद ये एक और रोमन टोली पर हमला कर देते हैं और सभी को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। हर दिन इनकी सेना बढ़ रही थी। कुछ महीनों बाद ये लंदन की बंदरगाह पर हमला करते हैं और सैकड़ों रोमन सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। रोमन्स की सेना को इस हमलों से बहुत नुकसान पहुंच रहा था। रोम में लोग राजा के खिलाफ हो गए थे। वो घरों को जलाने लगे। उन्हें जीत चाहिए थी। सेनापति राजा के पास आता है कि वो क्या आदेश देना चाहते हैं, मगर राजा, जो कि जवान लड़का था, बजाय इसके कि वो साम्राज्य को बचाता, कोई आदेश देता। वो कहता है कि मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो संगीतकार हूँ। इसी के साथ चाकू लिए वो खुद को मार देता है और सेनापति अकेले ही रोमन सेना की कमान संभाल लेता है। राजा की मौत की खबर बर्तानिया तक पहुंच गई। अब वो बदला लेने आएंगे। बौद्धिका लड़ना चाहती थी, मगर वुल्फगार सलाह देता है कि सर्दियां आने वाली है, हमें उत्तर में जाना चाहिए। बसंत में हम वापस आएंगे। हम और योद्धाओं को अपने साथ ले आएंगे और रोम पर एक घातक हमला करेंगे। अगर हमने अभी हमला किया तो हमारी हार पक्की है। बौद्धिका पीछे नहीं हटना चाहती थी, जिस पर वुल्फगार कहता है कि मैं अपने आदमियों को यहाँ से ले जाने वाला हूँ।
अब बौद्धिका के पास सिर्फ एक ही कबीला रह जाता है। अगली सुबह मुट्ठी भर सैनिकों को लिए वो रोमन सेना का सामना करता है, मगर रोमन हमले के लिए पहले से ही तैयार थे, तो वो बौद्धिका के सैनिकों को बड़ी आसानी से मारने लगे। झाड़ियों में छुपे रोमन इन पर तीर बरसा रहे थे। बौद्धिका पीछे हटने पर मजबूर हो गई। वो अपने बच्चियों से मदद मांगती है, मगर वो मदद नहीं कर पाते क्योंकि वो तो सिर्फ एक याद थी। वो कहते हैं कि अब आपका समय आ गया है माँ। आखिर में बौद्धिका बुजदिली की मौत नहीं चाहती थी, इसलिए वो लड़ती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वुल्फगार अपने आदमियों के साथ उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। वो काफी रोमन्स को मार देते हैं, मगर अंत में बौद्धिका की बेटियां उसे कहती है कि आप कुछ भी करें, अंत में आपको हमारे पास आना ही होगा। उसका ध्यान भटक जाता है और एक तीर आकर उसे लग गया। रोमन्स को मौका मिल जाता है, वो उसे घेर लेते हैं और तलवारों से कत्ल कर देते हैं। अपने आखिरी समय में उसे अपना परिवार नजर आता है और जिंदगी के खूबसूरत बिताए गए लम्हे। इसी के साथ बौद्धिका की कहानी खत्म हो गई। फिल्म के अंत में हमें आज का समय दिखाया जाता है, जहां लंदन में आज भी बौद्धिका और उसकी बेटियों का स्टैच्यू है। आज भी उसे इज्जत की नजर से देखा जाता है। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।